हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योमेट्री स्कूल डॉट इन। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ मैं डिम्पल राणा और आपको यहाँ करा रही हूँ तैयारी फॉर योर जीके के प्रीमियम मॉक फॉर योर सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन एग्जाम ऑन 8th ऑफ जनवरी। तो आज नंबर है 14th मॉक का और यहाँ पर हम ऑलरेडी 13 मॉक अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वीडियोस को तो आप वापस से देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए रिवीजन भी है जरूरी। तो स्टूडेंट चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन जिनके मार्क्स होंगे 50, क्योंकि आपका ईच क्वेश्चन के लिए मिलने वाले हैं आपको 2 मार्क्स। और आप मुझे बताएंगे वीडियो में आपको एक तो वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और पूरा देखें। साथ ही बच्चों चैनल को कर लो सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि इसके बाद आपका यूपी सैनिक एग्जाम भी होने वाला है। जो ऑल इंडिया सैनिक के बाद यूपी सैनिक देने वाला है उनके लिए भी वीडियोस अपलोड होना स्टार्ट हो गई है मॉक टेस्ट की फॉर्म में। और स्टूडेंट यहाँ पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे वीडियो आपको कैसी लगती है और साथ ही आप कितना स्कोर आज यहाँ पर करने वाले हैं आउट ऑफ 50। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो बच्चों, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं ज्योमेट्री स्कूल हॉस्टल के साथ तो यहाँ पर आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी साथ ही हॉस्टल में। और अगर आप हॉस्टल में नहीं रहना चाहते तो आप ऑनलाइन भी हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं फॉर RIMC RMS ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, जहां पर लाइव बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं और साथ ही हॉस्टल में भी क्लासेस 1 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी हैं। इसके लिए करना होगा आपको ऐप को इंस्टॉल। यहां से आप हमारे फ्री लेक्चर्स देख सकते हैं, डेमो बुक कर सकते हैं। उसके बाद आपको अच्छा लगे तो आप यहां पर किसी भी कोर्स को अवेल कर सकते हैं। साथ ही अगर हॉस्टल की बात करें तो यहाँ पर आप सबसे जो मेन कंसर्न होता है किसी किसी का, वो अबाउट द फी को लेके होता है। तो फी बहुत ही नॉमिनल सी है। साथ ही आप यहाँ पर मंथली फी भी सबमिट कर सकते हैं। एग्जाम कोई भी हो, RIMC RMS सैनिक स्कूल नवोदय किसी की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और हॉस्टल विजिट करने से पहले अगर आप कॉल करके किसी भी तरह की जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वेबसाइट हमारी है www.geometryschool.in। यहाँ पर आप एक बार इस URL के थ्रू हमारी पूरी कंप्लीट वेबसाइट को देख सकते हैं, किस तरीके से हमारे लेक्चर्स हैं, कैसे टीचर पढ़ाते हैं, फ्री वीडियोस और क्विजेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो आपका पहला क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से अपना पेन एंड पेपर निकाल लीजिए। द मेजर क्रॉप फेलियर रीजन इज, जो यहाँ पर मेन कारण है किसान की जो फसल एक्चुअली फेल हो जाती हैं, कभी कभार क्रॉप फेल हो जाती है, उनकी पूरे साल की मेहनत, उसका क्या कारण हो सकता है। सीड्स आर ऑफ नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, सीड्स कभी कभी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। पेस्ट अटैक कर देते हैं क्रॉप पे, मानसून समय पर बारिश नहीं लाता, या ऑल ऑफ द अबव। सभी कथन बिल्कुल ठीक है। तो जल्दी से अपना आंसर लगा लीजिए और मुझे इसका आंसर बताइए क्या होगा करेक्ट। तो चलिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मी मैंने तो लगा लिया है। मेरा आंसर तो यहाँ पर बनता है डी, कि सारी ही स्टेटमेंट यहाँ पर रीजन हो सकती हैं किसी भी फसल के खराब होने का। हो सकता है कि बीज की क्वालिटी अच्छी ना हो सकता है कि कोई फंगस या इंसेक्ट आपकी फसल पर लग गया हो, या प्रॉपर उनकी सिंचाई ना हो पाई हो। तो यही कारण होते हैं किसी भी तरह की खेती के खराब होने के। तो सभी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज, इससे पहले तो हमें हेडक्वार्टर से पहले तो पता होना चाहिए सार्क क्या होता है। तो बेसिकली सार्क जो है वो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये आपका एक यहाँ पर कॉर्पोरेशन है जो साउथ एशियन कंट्रीज की ग्रोथ, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वर्क करती है, जिनका मेन काम है किसी भी देश के लिए मतलब कि जो इसके 8 मेंबर्स स्टेट है। अभी मैं आपको वो भी बताऊंगी, तो देख लेते हैं पहले फुल फॉर्म। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, तो यहाँ पर ये कॉर्पोरेशन है जिसका काम है क्या करना, किसी भी देश के लिए उसकी डेवलपमेंट, इंट्रा रीजनल रिलेशन बनाकर इन 8 कंट्रीज की ग्रोथ के लिए ध्यान देना। और वो कौन सी है 8 कंट्रीज? इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल एंड यहाँ पर आपका मालदीव्स। तो ये आपकी यहाँ पर 8 कंट्रीज हैं जिनके डेवलपमेंट, जिनकी सोशल ग्रोथ, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ये ध्यान देती है। तो अब आपको बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ये तो हो गई सार्क के बारे में इंफॉर्मेशन, और इसका हेडक्वार्टर है नेपाल में, और नेपाल में भी कहाँ? काठमांडू। तो आई होप आपको भी पता होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
विनेगर डैश इन वाटर, विनेगर पानी में क्या हो जाता है, नॉट डिजोल्व, नहीं घुलता, डिजोल्व घुल जाता है, नॉट मिक्स, मिक्स नहीं होता, या ऑल आर इनकरेक्ट, सारे ही गलत हैं। तो बेसिकली विनेगर बेसिकली होता क्या है, एसिटिक एसिड, जो आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस से भी बनाते हैं हम, शुगर सिरप को सड़ाकर उसको फर्मेंट कर कर शुगर केन का जो सिरप होता है उसको, तो इससे बनाया जाता है सिरका, जिसको हम पिकल्स में भी यूज करते हैं। तो ये क्या पानी में घुल जाता है या नहीं घुलता, तो आई होप अपने आंसर लगा लिया होगा, एंड अकॉर्डिंग टू मी बी इज द करेक्ट आंसर। ये पानी में थोड़ा सा ही स्टायरिंग करने पर घुल जाता है, और ये क्वेश्चन है आपका एक्सपेरिमेंट विद वाटर से। और यहां से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, सैनिक में आया भी था कि इनमें से कौन सा पानी में नहीं घुलेगा, चॉक पाउडर, सॉइल, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे चॉक पाउडर नहीं घुलता, मिट्टी नहीं घुलती, सैंड नहीं घुलता, तो यहाँ पर बी, लेकिन ये तो घुल जाता है, तो ये तो घुलनशील है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, एरिया ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड, कोई एरिया जो पानी से 3 तरफ से घिरा हो उसे क्या कहा जाता है, प्लेट्यू, आइलैंड, पेनिनसुला या स्ट्रेट। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर देना है और जल्दी से अपना आंसर लगा लीजिए, एंड आई होप आप सबने लगा लिया होगा। तो क्या करेक्ट आंसर है, तो वो जगह कही जाती है पेनिनसुला, जो क्या होती है, 3 तरफ से पानी से घिरी होती है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, द टाउन सिचुएटेड ऑन द माउथ ऑफ ताप्ती या तापी नदी, ताप्ती नदी के माउथ पर कौन सा टाउन, कौन सा सिटी यहाँ पर सिचुएटेड है, सूरत, ब्रॉज, मसूलीपट्टनम या कांडला। तो कौन सा सिटी है जो ताप्ती नदी के मुख पर है, तो आपको जल्दी से इसका आंसर चूज करना है, और आपके पास है 5 सेकेंड्स, फटाफट से आंसर लगा लीजिए और मुझे बताइए। द करेक्ट आंसर विल बी सूरत, गुजरात। यस, ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपने भी इसका आंसर ए ही चूज किया होगा। आगे बढ़ते हैं, गांधी सोलर पार्क इज लोकेटेड एट, गांधी सोलर पार्क कहाँ है, गांधीनगर गुजरात, गांधीधाम, गोमती नगर या न्यूयॉर्क। तो चलिए एक ऑप्शन तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, देखते हैं बच्चे डिफरेंट सा ऑप्शन चूज करते हैं या नहीं। तो चलिए करेक्ट आंसर जल्दी से लगा लीजिए, यू हैव अगेन 5 सेकेंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड योर टाइम अप। तो कहाँ पर हो सकता है गांधी सोलर पार्क, तो बच्चों गांधीनगर में होगा, गांधीधाम में होगा, गोमती नगर में या न्यूयॉर्क। तो ये है आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। आई होप आपने बिल्कुल ठीक चुना होगा, नहीं चुना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आप इसमें कंफ्यूज हो गए गांधीनगर गांधीधाम देखकर, और डिफरेंट आंसर ही इसमें करेक्ट निकल गया, जो है हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन न्यूयॉर्क के हेडक्वार्टर में। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, When was the Reserve Bank of India established? RBI बैंक जो है इंडिया में, कब इनकी स्थापना हुई थी? 1 मार्च 1943 कोलकाता, 1 मार्च 1942, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1940 कोलकाता। कोलकाता तो यहाँ पर सही है, बस आपको करेक्ट डेट को चूज करना है, एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन है भाई सी, और सी ही यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 1935 में कोलकाता में सबसे पहले आरबीआई बैंक की स्थापना हुई थी। आई होप आपका भी बिल्कुल ठीक होगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दोज हु स्टडी थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, पास्ट में, भूतकाल में या अतीत में जो चीजें यूज की गई हैं या उनकी स्टडी करना, उन कैसे बनी थी, कैसे उन्हें यूज किया गया था, उनकी स्टडी करने वालों को क्या कहा जाता है, बायोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट या डॉक्टर। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ, यू हैव 5 सेकेंड टू चूज योर आंसर एंड टाइम अप। तो करेक्ट आंसर इज आर्कियोलॉजिस्ट। तो जो हिस्ट्री के पास्ट इवेंट्स की स्टडी करते हैं, दे आर नोन एज आर्कियोलॉजिस्ट। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपका भी बिल्कुल करेक्ट होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे वीडियो आपको कैसा लगा। सीड्स विच हैव स्पेशल स्ट्रक्चर सच एज स्पाइंस, हुक, रफ कवरिंग गेट कैरिड टू द डिस्टेंस प्लेसेस। बच्चों ये क्वेश्चन है आपका सीड डिस्पर्सल चैप्टर से। तो यहाँ पर जिन सीड्स में बेसिकली हुक लाइक स्ट्रक्चर होती है, या जिन पर स्पाइंस कांटे निकले होते हैं, या उनकी थोड़ी सी भी रफ कवरिंग होती है, तो उनका डिस्पर्सल वाइड एरिया तक वो कैसे जाते हैं, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, एनिमल या एक्सप्लोड होकर। ये चैप्टर है आपका सीड डिस्पर्सल एंड जर्मिनेशन। तो जल्दी से बता देंगे जिनकी थोड़ी सी भी स्पेशल स्ट्रक्चर है वो कैसे सीड्स मूव करते हैं। और जल्दी से आपका समय खत्म होने लग रहा है, जल्दी आप मुझे बताएंगे क्या करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर होता है बेसिकली वो हमारे कपड़ों पर लगकर, एनिमल्स की स्किन
पर लगकर उनके फर से चिपककर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे कि वेलक्रो की खोज भी आपकी इसी के उस पे हुई थी। आपने देखा होगा आपके बैग्स में या जो सैंडल्स में वेलक्रो लगे होते हैं इस तरह के, वो भी इन्होंने इसी तरीके से उसकी खोज की थी। जॉर्ज करके उनका कुछ नेम था। जब उनके डॉग को वो घुमाकर लाए तो उनके डॉग के जो फर पे उन्होंने देखा कि कुछ यहाँ पर सीड्स चिपक गए थे, तो उन्होंने देखा डॉग की स्किन और उनके ब्लेजर पर भी कुछ वहां बुशेस से कुछ लग गया था। तो वो समझ गए कि अगर दो रफ कवरिंग आपस में लग जाए तो वो एक चिपक सकती है। तो इसी तरह ये वेलक्रो आपके बैग में और सैंडल्स में लगाए जाते हैं। इसी की खोज इसी यहाँ पर इसी के बेस पर हुई है। तो एनिमल्स की स्किन पर बेसिकली वो सीड्स लग जाते हैं जिनमें हुक होते हैं, स्पाइन होते हैं या रफ कवरिंग होती है। तो उनका डिस्पर्सल कैसे हो जाता है? एनिमल्स की मदद से हो जाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ल्यूपिन और गोर्स के सीड जो है डिस्पर्स्ड होते हैं कैसे? वाटर की मदद से, विंड की मदद से, एक्सप्लोजन की मदद से या बर्ड्स और एनिमल्स की मदद से। ल्यूपिन और गोर्स बेसिकली आपके ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं। तो जो आपका ल्यूपिन और गोर्स होता है वो कैसे करेगा? तो यहाँ पर इनके बीज होते हैं मोटे मोटे, हवा पानी से नहीं जा सकते, वैसे भी ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा बच्चों? जल्दी से बता दीजिए। वो बीज जब पक जाते हैं लाइक ओकरा, भिंडी की तरह, मटर की तरह, तो बस्ट हो जाते हैं और बस्ट होने पर क्या हो जाते हैं? इधर उधर बिखर जाते हैं। तो एक्सप्लोजन, सी इज द करेक्ट आंसर। उनका फट जाना या बस्ट हो जाना इज एक्सप्लोजन। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योरेशन। जब फसल पूरी तरह से पक जाती है तो हम उसको काटते हैं, तो उसका काटना बेसिकली क्या कहलाता है? सोइंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, नन ऑफ दीज। वेरी सिंपल क्वेश्चन। जल्दी से अपना आंसर चूज कर लीजिए और मुझे बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। यू हैव 5 सेकेंड्स। आई होप आपने ये कर लिया होगा और आप मुझे बताएं तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हार्वेस्टिंग। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। जब फसल आपकी पक जाती है तो उसको काट लिया जाता है। काटने के बाद हम उसको प्रॉपर स्टोरेज करते हैं। तो काटने के लिए आपने देखा होगा कि जब बहुत सारी फसलें पक जाती है तो हम हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी बनाते हैं, जैसे बैसाखी, लोहड़ी, मकर संक्रांति। जब गुड़ की फसल यहाँ पर गुड़ आता है उससे रबड़ी और ये सब बनाए जाते हैं। रेवड़ी क्या होती है? वो सब मूंगफली खाई जाती है। तो ये हमारे कुछ जैसे कि लोहड़ी हो गया, बैसाखी हो गया, ये सब हमारे कैसे फेस्टिवल है? हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, जो हम किस लिए बनाते हैं? फसल के पककर घर आने की खुशी में। ओणम, पोंगल, ये सब हमारे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल ही है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या भी कहा जाता है? मिक्स्ड फार्मिंग, स्लैश एंड बर्न, डेयरी फार्मिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों जल्दी से अपना आंसर चूज कर लीजिए। अगेन यू हैव 5 सेकेंड्स एंड योर टाइम अप। तो शिफ्टिंग कल्चर कल्टीवेशन बेसिकली जो नोमैडिक फार्मर्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो विचरते हैं, वो क्या करते हैं? वो इस तरह से पीस ऑफ लैंड कहीं ढूंढ लेते हैं और यहाँ के वेजिटेशन को पहले जला देते हैं, खाली कर लेंगे, फिर कुछ टाइम तक इसमें अपनी क्रॉपिंग फार्मिंग करेंगे। जब इसके सारे न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएंगे तब आगे की जगह को जलाएंगे, यहाँ पर फार्मिंग करेंगे। इतने इसमें नेचुरली दोबारा से क्या हो जाएगी? उगने लग जाएंगे पौधे। तो ये फार्मिंग बेसिकली शिफ्टिंग कल्टीवेशन या इसको हम स्लैश बर्न भी कहते हैं। जलाकर जगह को खाली कर फिर उसका यूज किया जाता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। और इसको कर लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी ऑफ द एग्जाम। आरएमएस, सैनिक, यूपी सैनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एनिमल हस्बेंड्री इज द रियरिंग। एनिमल हस्बेंड्री में बेसिकली किसको पाला जाता है? बर्ड्स को, बीज को, लाइव स्टॉक को या फिशेस को? बर्ड्स बेसिकली बच्चों कहाँ पाली जाती हैं? पोल्ट्री फार्मिंग में पाली जाती हैं। बीज को हम करते हैं एपीकल्चर, फिशेस का करते हैं पिशीकल्चर। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। अब तो आप बहुत सारे आंसर प्रीवियस वीडियोस के हेल्प से भी दे सकते हैं। बचा आपका लाइव स्टॉक या स्टॉक फार्मिंग। तो एनिमल हस्बेंड्री में की जाती है कैटल्स की रियरिंग, गोट, शीप, काउ, बफेलो, जितने भी हमारे बहुत सारे एनिमल होते हैं जो हमें यहाँ पर अपने मिल्क प्रोडक्ट्स देते हैं। तो लाइव स्टॉक या स्टॉक फार्मिंग इज एनिमल हस्बेंड्री। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ फूड डू वी गेट फ्रॉम प्लांट्स? प्लांट से हमें इनमें से कौन सा फूड मिलता है? मिल्क, मीट, फ्रूट, वेजिटेबल एंड ग्रेन्स या नन ऑफ दीज? तो जल्दी से अपना आंसर चूज कर लीजिए। इसमें प्लांट्स प्रोडक्ट कौन से हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट कभी कभी एक क्वेश्चन आपका सैनिक एग्जाम में सबसे सिंपल आता है। तो क्या
पता ये वही हो जाए। तो चलिए आपका समय खत्म होता है, जल्दी से आपने चूज कर लिया होगा। तो हमारे जो फूड है वो या तो प्लांट प्रोडक्ट है या एनिमल प्रोडक्ट है। तो मिल्क मीट तो हमें सीधा सीधा किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। तो हमारे प्लांट प्रोडक्ट क्या हो गए, फ्रूट, वेजिटेबल और ग्रेन्स, जो सीरियल्स हम खाते हैं, वीट, बाजरा, मिलेट, राइस। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर प्लैनेट। बच्चों मैंने आपको पहले भी बताए हैं, इनमें से आउटर प्लैनेट कौन सा है। तो हमारे कुछ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते हैं, कुछ हमारे जोवियन या आउटर प्लैनेट होते हैं। तो आप बताएंगे इनमें से आउटर प्लैनेट कौन सा है। सीरीज आपको पता है, मरकरी, वीनस, मार्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। वी हैव 8 प्लैनेट्स। तो इनमें से आप बता दीजिए जल्दी से, इनमें से आउटर प्लैनेट कौन सा है। तो यहाँ पर टाइम होता है खत्म। आई होप आपने चूज कर लिया होगा। तो आपको पता है बच्चों, मार्स और जुपिटर के बीच में जो बेल्ट है वो किससे फिल है, एस्टेरॉइड से। और इतना ही हम मानते हैं अपने इनर प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। और इसके बाद के होते हैं हमारे जोवियन प्लैनेट्स या आउटर प्लैनेट। तो इनमें से हमारा आउटर प्लैनेट कौन सा हो गया, जुपिटर। तो करेक्ट आंसर इज बी, जुपिटर। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर। ग्रोइंग बढ़ते बच्चों को इनमें से सबसे ज्यादा किस न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट्स या प्रोटीन। अगेन यू हैव 5 सेकेंड, जल्दी से चूज कर लीजिए अपना आंसर। एंड टाइम अप। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है, प्रोटीन्स। क्योंकि बच्चे पीते हैं बहुत ज्यादा दूध, और जो नहीं पीते उनको पीना चाहिए, क्योंकि मिल्क इज अ कंप्लीट फूड एंड इट इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन बनाते हैं आपकी बॉडी, बॉडी का बिल्डअप करते हैं। तो दाल, पल्सेस, राजमा और यहाँ पर आपका मिल्क जो आपका कंप्लीट फूड है, उसमें तो आपको सब कुछ ही मिल जाता है। तो हमको लेने चाहिए, ग्रोइंग बच्चों को लेने चाहिए प्रोटीन्स। तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग ग्रोथ इन प्लांट्स। अगर आपको पेड़ों की ग्रोथ को जांचना है कि ग्रोथ हो रही है, उनमें सेंसेशन है या नहीं, तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर यूज करेंगे, कलरीमीटर, सिनेमेटोग्राफ, ग्रोथ मीटर या क्रेस्कोग्राफ। एंड यू हैव 5 सेकेंड्स टू चूज योर आंसर। जल्दी से कर दीजिए और मुझे इसका करेक्ट आंसर बताइए। बच्चों आज मुझे आपका 50 में से सभी का 44 अबव स्कोर चाहिए, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितने बच्चे इसमें यहाँ पर 44 से भी अबव लेके आए हैं। आप बिल्कुल एग्जाम पास है। इतने क्वेश्चन तो आपकी ठीक होने ही चाहिए अगर आपको ये पेपर बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है। चलिए टाइम अप। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, जगदीश चंद्र बसु ने, जगदीश चंद्र बसु या जगदीश चंद्र बोस ने इसकी इन्वेंशन की थी, इसको बनाया था। और ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, जेसी बोस ने बनाया था क्रेस्कोग्राफ, जो बेसिकली प्लांट्स की ग्रोथ मेजर करने के काम आता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपका भी बिल्कुल करेक्ट होगा। हु इन्वेंटेड द रेडियो। वेरी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आरएमएस में आ चुका है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल इसके लिए रेडी रहे। तो जल्दी से बता दीजिए रेडियो की खोज किसने की थी। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। रे टॉमिंसन, पैवल सिकलिंग, गैलीलियो मार्कोनी, जॉन लोगी बेयर्ड। और यहाँ पर हो गए हैं 5 सेकंड पूरे, और जल्दी से बता दीजिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर है जी, मार्कोनी। बच्चों गैलीलियो में पूरा लिखा ना आए, पर मार्कोनी पूरा लिखा हुआ आएगा। जेएल बेयर्ड ने क्या खोज की थी, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। तो जेएल बेयर्ड ने खोज की थी किसकी, या इन्वेंट किया था टेलीविजन। तो जी मार्कोनी ने बनाई थी रेडियो। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गन हेल्प अस टू थिंक, लर्न एंड रिमेंबर थिंग्स। चीज़ों को सोचना, याद रखना, ये हमें किसने हेल्प करता है। तो कौन सा ऑर्गन है जो इसमें हेल्प करता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लीवर, ब्रेन, लंग्स, किडनी। जल्दी से बता दीजिए बच्चों, 5 सेकंड है आपके पास। एंड बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर आपकी बॉडी का जो है कंट्रोल सेंटर, जो हमारी सारी बॉडी को कंट्रोल करता है, और वही है हमारा ब्रेन, द मास्टर पार्ट ऑफ अवर बॉडी। तो यही हमारी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये सबका करेक्ट होगा। चलिए, ऑन फ्रीजिंग वाटर बिकम। अगर आप वाटर को कर देते हैं फ्रीज एट वेरी लो टेम्परेचर, तो पानी क्या बन जाता है, लिक्विड, सॉलिड या गैस। और आपका समय शुरू होता है अब। तो फ्रीजिंग कहाँ होगी, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर हम अपने पानी को कर देते हैं क्या, फ्रीज। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर की। यहाँ पर 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड,
लिक्विड एंड गैस। तो करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यू क्या होना चाहिए बच्चों? आई होप आपने मार्क कर लिया होगा, मैं बता देती हूँ आपको आंसर। तो पानी बन जाता है सॉलिड, और सॉलिड को भी क्या कहते हैं हम यहाँ पर, इसकी फॉर्म को आइस। तो आइस जम जाती है उसकी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लांट रिसीव देयर न्यूट्रिएंट मेनली फ्रॉम, प्लांट्स को जो उनके न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होते हैं, मैंने कराया भी है ये क्वेश्चन, तो वो कहाँ से होते हैं? जो रूट्स अब्जॉर्ब करके लाती हैं सारे न्यूट्रिएंट, तो वो कहाँ से लाती है? क्लोरोफिल, एटमॉस्फेयर, लाइट या सॉइल। एंड जल्दी से बता दीजिए, करेक्ट आंसर इज क्लोरोफिल से एब्जॉर्ब करेंगे। क्लोरोफिल से बच्चों वो करते हैं सनलाइट एब्जॉर्ब, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पर होता है आपका फोटोसिंथेसिस, बट आपको बताना है न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलते हैं। तो न्यूट्रिएंट कहाँ से आते हैं? सॉइल से। कैसे? वाटर में डिसॉल्व होके। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हुआ डी, सॉइल। तो प्लांट रिसीव करते हैं न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। What would you plant in soil to grow a new plant of rose? अगर आपको रोज का एक नया प्लांट लगाना है और आपके पास बीज नहीं है, पर इनमें से क्या है कि आप जो है नया प्लांट उगा सकते हैं? तो जल्दी से बता दीजिए। बड, स्टेम, ट्यूबर या लीव्स। तो बेसिकली हम रोज के लिए करते हैं ग्राफ्टिंग, और ग्राफ्टिंग का प्रोसेस किसको इस्तेमाल करके होता है? 5 सेकेंड्स है आपके पास, जल्दी बताइए। बड, स्टेम, ट्यूबर या लीव्स। आप सबने देखा होगा, इस तरीके से आप लगा देते हैं। यहाँ पर होती हैं इनकी नोड्स, और इनसे निकल जाती है आपकी नई प्लांट की स्टिक। तो ये पोर्शन क्या है? तो बेसिकली हम यहाँ पर यूज करते हैं इसकी स्टेम। हम यहाँ पर स्टेम को ग्राफ्ट कर देते हैं जमीन में, और यहाँ से इन नोड से निकल जाता है नया। और मैंने आपको बताया था, प्लांट के फ्लावर के अलावा अगर कहीं से भी प्लांट निकल रहा हो, उसके कौन से पार्ट से? वेजिटेटिव पार्ट से। और यही वेजिटेटिव पार्ट से जब निकलते हैं प्लांट, तो क्या कहलाता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्योंकि यहाँ पर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, प्लांट का कोई भी पार्ट नया प्लांट उगा रहा है। तो यहाँ स्टेम कौन सा पार्ट है प्लांट का? वेजिटेटिव। और क्या हो रहा है यहाँ? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो आप स्टेम लगाकर भी रोज का नया प्लांट लगा सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया है, आपकी ब्रायोफाइलम की लीव होती है, और ब्रायोफाइलम की लीव से भी नया प्लांट निकल जाता है। तो आप लीव को भी लगा सकते हो। ये भी कौन सा एग्जाम्पल है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्निपथ स्कीम विच वाज लॉन्च रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद रिफॉर्म्स इन विच फील्ड, किस फील्ड में रिफॉर्म के लिए, ये किस फील्ड में लगाया? ये बेसिकली अग्निपथ स्कीम किसके लिए लॉन्च की गई है? पुलिस, डिफेंस, सिविल सर्विस या ट्राइबल वेलफेयर। और बच्चों ये क्वेश्चन आरएमएस में आया है, करंट अफेयर्स में। जल्दी से बता दीजिए, अग्निपथ स्कीम किसके लिए निकाली गई है? पुलिस के लिए, डिफेंस के लिए, सिविल सर्विस या ट्राइबल वेलफेयर। आई होप आपने लगा दिया होगा। तो ये किस में रिफॉर्मिंग लाने की बात कर रही है गवर्नमेंट? यहाँ पर डिफेंस, आर्मी से रिलेटेड है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। थाईपोसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। थाईपोसम बेसिकली आपका साउथ तमिलनाडु का ये यहाँ पर फेस्टिवल है, और इसको साउथ इंडिया में कौन लोग मनाते हैं? क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, सिख। तो जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लीजिए। बेसिकली हिंदू ब्राह्मण इसको बनाते हैं, और ये साउथ इंडिया में मनाया जाने वाला है। तो करेक्ट आंसर इज सी, हिंदू। चलिए आगे देखते हैं। वेयर इज यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड लोकेटेड। यूरेनियम कॉर्पोरेशन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है आपका, तो ये कहाँ पर है? जैसलमेर, राजस्थान, जाडूघोड़ा, बेंगलुरु या थुम्बा। तो जल्दी से अपना आंसर चूज कर लीजिए। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहां पर है? ए, बी, सी एंड डी। आई होप आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। मैं बताती हूँ आपको करेक्ट आंसर। और जाडूघोड़ा झारखंड में है। झारखंड जाडूघोड़ा माइंस है यूरेनियम की। तो बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल्स कॉल्ड? अगर सेल्स आपको पता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका बना है? सेल का बना है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जन्म किससे हुआ है? सेल या ग्रुप ऑफ सेल। जैसे हम सब किसके बने हैं? ऑर्गन्स के। और ऑर्गन कैसे बने हैं? टिश्यूज से। टिश्यूज कैसे बनी है? जब ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में जुड़े हैं। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका बना उन्हें कहते हैं सेल। और सेल की स्टडी करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, मायोलॉजी या फाइकोलॉजी। तो जल्दी से बता दीजिए अपना
अपना आंसर। और अकॉर्डिंग टू मी सेल के अंदर फिल होता है क्या? साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर होती हैं सारे उसकी ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसलिए सेल की स्टडी करना क्या कहलाता है? लॉजी मतलब स्टडी, और यहाँ पर साइटो होता है सेल का पार्ट, तो सेल की स्टडी कहलाएगी साइटोलॉजी। तो ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप बच्चों आपका ये भी होगा। जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं जीन्स की। तो स्टूडेंट्स ये रहे हमारे ज्योमेट्री स्कूल के हॉस्टल बैचेस। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हॉस्टल में तो आप हमारा टारगेट बैच, सफलता बैच, कर्तव्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 1 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, जो 2024 में एग्जाम देना चाहते हैं। तो जल्दी से एक बार हॉस्टल को विजिट करें, एनरोल कराएं और एक छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करें। सो स्टूडेंट दीज वर योर 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस भी अच्छे लगे होंगे। बच्चे कमेंट करते हैं उनको सेशन बहुत अच्छा लगता है। आप भी जरूर बताएं सेशन आपको कैसा लगा, और ये बता दें या तो 25 में से कितने करेक्ट आए या 50 में से कितना स्कोर आज आपका बना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं और दोस्तों के साथ शेयर करें। और बच्चों बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, क्योंकि अभी आपका नवोदय भी बचता है और इसके बाद आपका यूपी सैनिक एग्जाम भी बचता है। अगर आप इनके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो वन स्टॉप सॉल्यूशन ज्योमेट्री स्कूल इज देयर फॉर हेल्प यू। सो स्टूडेंट थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।